नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद चर्चित और कंट्रोवर्शियल विषय पर। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है? हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क दुगना हो जाता है। लेकिन क्या यह दावा सचमुच सही है? इसी विषय पर हमारे साथ हैं सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर सुमित रावत, जो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जैन मुनि सदियों से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते आ रहे हैं और वे हार्ट डिजीज के शिकार नहीं होते। तो चलिए करते हैं इस अहम मुद्दे पर एक ईमानदार और वैज्ञानिक चर्चा। सबसे पहले डॉक्टर सुमित, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू रविंद्र जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? जी, देखिए, ये हम एक रिसर्च की बात कर रहे हैं, परंतु इसके उलट हार्वर्ड से लेके और बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत बड़े-बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर गंडरी हैं उनमें से एक, डॉक्टर प्रदीप जमना दास हैं। इन लोगों ने, जैसे मिसूरी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे अलग-अलग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जापान की यूनिवर्सिटीज़ ने भी रिसर्च की है। तो इन्होंने भी कई रिसर्चेज़ में ऐसा पाया है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए, तो उसका हार्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इनफैक्ट वो हार्ट डिज़ीज़ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से लेके ब्रेन हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, गट हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद पाया गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग को। और यही चीज़ों के प्रमाण हमको जैन मुनियों में और बाकी ऋषि मुनियों में मिलता है, जहाँ पर ऐसा इवन आयुर्वेद में भी बोला गया है कि आपको 6 बजे के बाद जो है लिक्विड्स लेने हैं और आपको हेवी मील या सॉलिड्स नहीं लेने हैं। तो जहाँ पे आपको दिन भर जो होता है, दिन की रोशनी में आपको सॉलिड खाना खाने को बोला जाता है और शाम के बाद केवल पानी या लिक्विड्स लिए जाते हैं। इवन जो आदि मानव थे, यानी कि एस्ट्रेलोपिथेकस और जो बाकी हमारे नींडरथल मैन वगैरह थे, उस समय में भी ऐसा देखा गया है कि वो गुफाओं में रहते थे, तो वो शाम होते साथ ही गुफाओं में आ जाते थे। तो उनके लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये सदियों की प्रोसेस थी। मतलब उन्होंने तो हज़ारों सालों तक इसको किया है। तो अगर हार्ट अटैक का खतरा इससे बढ़ता होता तो डेफ़िनेटली हम आज इस दुनिया में मौजूद नहीं होते, क्योंकि हमारे तो पूर्वज ही हार्ट अटैक से मर गए होते। जी, 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 जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट में जी, ये बात भी कही गई है कि लंबे समय तक खाना ना खाने से ब्लड लेवल जी, और शुगर कंट्रोल पर बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या ये जी, सही है कि या फिर किसी व्यक्ति-व्यक्ति की जो स्थितियाँ हैं उस पर ये फैक्ट निर्भर करता है? जी, जी। ये व्यक्तिगत मेटाबॉलिज़्म पे ऑफ़ कोर्स निर्भर करता है और हमारी जो डायटरी पैटर्न है, हमारा क्या लाइफ़स्टाइल है, उस पे भी डिपेंड करता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि ये गलत तरीके से, माने कि उल्टे तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगते हैं। यानी कि उनकी लाइफ़स्टाइल में कई बार वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं, देर रात खाना खाते हैं। यानी कि 12 साढ़े 12 बजे रात को खाना खाते हैं। उसके बाद वो क्या है, देर से सो के उठते हैं और दोपहर का जो लंच है वो डायरेक्ट करते हैं, यानी कि उस लंच को भी लेट कर देते हैं, यानी कि 4 पीएम, 3 पीएम इस तरह से लंच करते हैं और ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करते हैं। यानी कि ये नेचर के पूरा उलट है, उल्टी तरह का ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसके अलावा कुछ लोग, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनमें शुगर का फ्लक्चुएशन होता है, यानी एकदम शुगर ऊपर गई, नीचे आ गई। तो इस तरह के लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि जिनमें मसल्स मास बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जो एकदम दुबले-पतले हो जाते हैं, या जिनको लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से इनका मसल मास कम हो जाता है, या पेट पे सूजन है, या जिनकी किडनी फेल हो चुकी है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वो उनको सँभल के करने की ज़रूरत है, और वो लंबे समय तक, अगर जैसे मान लीजिए 2-5 दिन की फास्टिंग इकट्ठी कर लेते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं लेते हैं, वाटर फास्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपनी फिटनेस बनाने की ज़रूरत है। आप पहले एक सर्टेन स्तर पे आ जाएँगे, दवाइयों की मदद से या एक्सरसाइज़ की मदद से। मतलब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आपको करनी है, मसल मास बनाना है, एक्सरसाइज़ करनी है, बॉडी को शेप में लाना है, उसके बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो फिर आप कर सकते हैं। जी, मतलब पहले आपका ये आपकी कहना है कि पहले आप अपनी बॉडी को टोन कीजिए और उस लायक जी, बनाइए और उसके बाद फिर जी, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जाइए। जी।
ओवरवेट लोगों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप सिर्फ़ ओवरवेट हैं, आपको इंटरनल ऑर्गन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपकी किडनी, लिवर, हार्ट सब कुछ बढ़िया है, तो आप सिर्फ़ वेट रिडक्शन के लिए अगर कर रहे हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जी, लेकिन साथ में आपको दूसरे कॉम्प्लिकेशन हैं, यानी कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, शुगर एकदम से गिर जाती है या एकदम से बढ़ जाती है, 400-500 शुगर हो जाती है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपका क्रेटिनिन किसी पेशेंट का अगर बढ़ा हुआ है, 2.5-3 क्रेटिनिन हो रखा है, तो उनके लिए ये एडवाइजेबल नहीं है या लिवर फेलियर की स्टेज में जा चुके हैं, सूजन है हाथ-पैर में, उन लोगों के लिए एडवाइस नहीं है। ओनली अनकॉम्प्लिकेटेड वेट लॉस अगर करना है, आप कर सकते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि जो लोग ओवरवेट हैं लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन जी, आजकल हो ये रहा है कि ज़्यादातर लोग अपना वेट कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग पर जाते हैं। तो उनको जी, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनके जी। लिए ये फ़ायदेमंद हो ना कि नुकसानदायक? जी। इसमें मैं ये बोलूँगा कि उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी यानी कि आप ऐसी प्रैक्टिस में आएँ जिसको आप लंबे समय तक चला पाएँ, है ना? सडनली आप ऐसा ना करें कि आपने बिल्कुल जनरली इसको ना कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उन्होंने बहुत बड़ी एक कैलोरी डेफिसिट बना ली, यानी कि उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 1500-1600 कैलोरी की है और वो 800-600 कैलोरी की डाइट पे चले जाते हैं। यानी कि टोटल लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं जिसमें कैलोरी नाम मात्र के लिए भी नहीं होती, यानी कि फैट भी नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होता और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता। तो अगर वो इस तरह की डाइट पे एकदम हाई कैलोरी डेफिसिट की डाइट पे चले जाते हैं, तो ये नुकसानदायक हो सकता है और इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में ना एक हिडन हंगर डेवलप हो जाता है, यानी कि एक रबर बैंड इफेक्ट क्रिएट कर देता है ये। तो जैसे आपने रबर बैंड को खींचा है, वो तुरंत रिकॉइल करती है। तो जैसे ही आपने क्या किया बॉडी को जब आप खाना देंगे, महीने भर बाद जब आप 8-10 किलो कम करने के बाद जहाँ आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करेंगे, तो एकदम से वो रबर बैंड की तरह इलास्टिक की तरह वापस आएगा आपका वेट और इनिशियली आपने जो 8 किलो कम किया था, उसकी जगह आप उल्टा 10 किलो गेन कर लेंगे, मतलब 2 किलो ऊपर चले जाएँगे बेसलाइन से। तो क्योंकि आपकी बॉडी एकदम हंग्री हो जाएगी, आपने न्यूट्रिशन पूरा खत्म कर दिया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिशन कम नहीं करना है, केवल टाइमिंग बैलेंस करनी है। जी, यानी कि भरपूर न्यूट्रिएंट्स देना है आपको बॉडी को, लेकिन जो ईटिंग विंडो है उसको सिर्फ छोटा करना है। जी, सभी प्रकार के यानी कि एक आपको हेल्दी प्लेट लेनी है, जिसमें प्रोटीन होगा, जिसमें हेल्दी फैट्स होंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, जिसमें सैलेड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ये सब जब आपका बैलेंस डाइट होगा, तो वो सही मायने में उसको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलूँगा। जी, जी। अदरवाइज़ नहीं तो वो हंगर मोड में चली जाएगी बॉडी। आप ये हाँ, कहना चाह रहे बॉडी थे कि हंगर मोड में है। या तो वो शायद ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका। हाँ, बॉडी उसको रीगेन करने की कोशिश करेगी, एक जी, स्ट्रेस डालेगा ये बॉडी के ऊपर। जी, तो हमको सिर्फ हाँ, माइल्ड कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है और केवल हार्मोनल बैलेंस में लाना है। एक्चुअली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो क्या करता है कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन का बैलेंस क्रिएट करता है और इंसुलिन की जो मात्रा है, उसको कम करता है, तो अल्टीमेटली इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। सिर्फ हम हार्मोनल बैलेंस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ कोई बड़ा न्यूट्रिशनल या कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने नहीं जा रहे। ये बड़ी साइंटिफिक बात है कि अगर आप केवल एक हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप कोई न्यूट्रिशनल डेफिसिट क्रिएट करने वाले हैं, तो ये नुकसानदायक होने वाली जी। है। जी, तो डॉक्टर साहब इसको मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा सरल शब्दों में आप समझा दें ताकि जो आम जी, दर्शक हैं वो जी, साइंटिफिक लैंग्वेज की बजाय एक लेमन की लैंग्वेज में समझ पाएँ कि उनको जो हार्मोनल बैलेंस है या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है, उसको किस तरह जी। मैनेज करना है? जी, न्यूट्रिएंट यानी कि जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कई लोग ऊपर से देखने में बड़े अच्छे मोटे-हट्टे ताजे दिखते हैं, लेकिन उनको अंदर से एनीमिया रहता है जिसको हम खून की कमी बोलते हैं। यानी कि उनकी जो खान-पान है उसमें आयरन की मात्रा सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही कई लोग आपको अच्छे खासे मोटे नज़र आ सकते हैं, परंतु आपको दिखेगा कि उनके मसल मास बिल्कुल नहीं है, उनके शरीर में ताकत नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट तो पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं लेते। तो प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग करता है। यानी आप बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे तो उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो वो 150-200 किलो भी उठा लेते हैं वज़न। तो इसी तरह से जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे बॉडी को, यानी कि पोषक तत्व देंगे आप, जैसे जिसमें हम बोलते हैं हरी सब्जियों का सेवन, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जिसमें दालें होती हैं, पनीर हो सकता है, अलग-अलग प्रकार के राजमा और छोले ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अ, इसके अलावा फैट यानी कि अच्छा फैट जिसको अपन बोलते हैं देसी घी में मिलता है। इसके अलावा नारियल में काफ़ी मात्रा में होता है। अच्छे जो तेल होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल इनमें होता है।
तो ये एक आपका हेल्दी फैट हो गया। सलाद अगर आप लेंगे जिसमें फाइबर होता है और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, फलों का आप सेवन करेंगे, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं ना, निकेल, कैडमियम और ये आपका सेलेनियम है और मैग्नीशियम है, ये सब होता है इसमें। तो ये सब बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, बहुत छोटी मात्रा में होता है, मतलब ये कोई बड़ी मात्रा में नहीं होता, छोटी-छोटी मात्रा में होता है। जी, ज़िंक है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी, विटामिन डी है, विटामिन बी1, बी12 है जो अंकुरित दानों में होते हैं। तो आप ये सब जब बैलेंस मतलब एक पूरा एक संतुलन बना के चलेंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बजाए इसके कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे एक कमी यानी कि एक नेगेटिव असंतुलन की स्थिति पैदा कर दें, तो जी, वो बॉडी के लिए ऑब्वियसली वो तो बनी बात है वो नुकसान पहुँचाएगी। जी। जी, तो डॉक्टर साहब अक्सर यही बात देखी जा रही है जो चूँकि आज का हमारा इंटरव्यू भी रिसर्च के आधार पर है कि नई रिपोर्ट आई जी, है, नित नई रिपोर्ट्स आती रहती हैं और एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स होती हैं। और जी, आम जी, व्यक्ति जो होता है, वो जो जी, इतना साइंटिफिक चीज़ों को जानता नहीं है, तो वो किस जी, पे भरोसा करे और किस पे ना करे, इस बारे में भी थोड़ा गाइड करें? जी। अमिताभ बच्चन जी का आजकल एक रिंगटोन बड़ा अच्छा चलता था, कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें तो और वो बोलते थे कि भाई जागरूक रहें, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के मामले में भी आता है कि भाई आपका पैसा है, आपकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, तो वो निवेश से पहले सावधानी बरतें। तो वैसा ही आपके कुछ शरीर के साथ है कि आपको शरीर के बारे में अगर किसी रिसर्च का इंटरप्रिटेशन करना है, तो जो फाइन प्रिंट होता है उसको पढ़ें। कई बार कई रिसर्च जो होती है वो फार्मा स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो वो रिसर्च जो होती है ना उसमें नीचे लिखा होता है कि ये मान ली फलानी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जी, ये फार्मा कंपनी के द्वारा या ये इसके द्वारा प्रायोजित है। तो कई बार ये जो प्रायोजित रिसर्च होती हैं इसमें कई खामियाँ होती हैं और कितना बड़ा सैंपल साइज़ है, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, ठीक है? कौन से देश के लोग हैं, ये सब चीज़ें। किस इंस्टीट्यूट ने की है मतलब जो अ अनुसंधान करने वाली जो यूनिवर्सिटी है या जो प्रयोगशाला है, उसकी कितनी वैलिडिटी है, वो कितनी अ, अपना उसके पुराने रिसर्च से लेके आज तक कितनी प्रतिष्ठा है, ये भी देखने की बात है। मान लीजिए कि जैसे हम अपने देश की बात करें, तो जैसे एम्स है, आईसीएमआर है, आईआईटी है, इस तरह की कोई अच्छे संस्थान से रिसर्च आती है, तो डेफ़िनेटली आप उसको अच्छी नज़र से देखेंगे, उस पे भरोसा कर सकते हैं। परंतु हो सकता है कि कोई एक छोटी-सी कंपनी है, कोई दवाई बनाती है या कोई पाउडर बनाती है, उसने अपनी एक रिसर्च कर दी और उसने बता दिया कि भाई हमारा पाउडर बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली हर दुकानदार बोलता है हमारा माल अच्छा है। तो इस तरह से आपको सँभलने की ज़रूरत है कि भाई किसने क्या बनाया है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करें जी, पुनः मैं उसी टॉपिक पर आऊँगा कि आपका व्यक्तिगत और प्रोफ़ेशनल जी, अनुभव इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को लेकर के क्या कहता है? मतलब स्वास्थ्य के जी, लिए क्या इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग रियली फ़ायदेमंद है या हानिकारक जी, हो सकती है? इन जी, दोनों पहलुओं को आप चलते-चलते थोड़ा जी, हमारे दर्शकों को एक बार जी। समाप्त करते हुए बताएँ। हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि लंबे समय तक आप जो पालन कर सकें तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और मेरे मतलब व्यक्तिगत मैं बताऊँ तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं और एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे मैंने एक बड़ा ब्लेम सुनने को देखा कि मतलब आधे लोग जो थे मैंने एक व्यक्ति हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट करी क्योंकि उनका वज़न बहुत बढ़ गया था। उनका वज़न कुछ 95 और 100 के बीच में था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने के बाद उनका वज़न जो था वो लगभग एक 80-82 के आस-पास आ गया, एक हेल्दी रेंज में आ गया क्योंकि उनकी हाइट-वाइट भी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद उनके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह थे और HbA1c थे वो ऑब्वियसली बनी बात है वो लगभग नॉर्मल के करीब आ गए। परंतु इसके साथ उनको कुछ स्ट्रेस था जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली आज की लाइफ में स्ट्रेस होता है लोगों को और उनको एक ना हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। अब इसमें 2 तरीके की बातें थी। कुछ लोगों का ये कहना था जो मतलब इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते, तो उनका ये कहना था कि शायद जो इंटरमिटेंट फास्टिंग थी इसकी वज़ह से अटैक आया हो। परंतु जब हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे डॉक्टर्स से बात करी जो जहाँ पर वो एडमिट हुए थे, उनके पुराने रिपोर्ट्स देखे, तो ये देखने में सामने आया ये पर्टिकुलर केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो ये देखने में सामने आया कि एक्चुअली इनको हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से थी। और अगर हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट नहीं करी होती, तो हो सकता था कि एक जानलेवा अटैक आता। परंतु इनको इतना माइल्ड अटैक आया कि उस अटैक से उनको पता चल गया कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी
और बहुत साधारण से ट्रीटमेंट से वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यानी कि उनको अटैक आया लेकिन इतना माइनर अटैक आया, शायद मेजर भी आ सकता था, अगर वो पहले 98 किलो वाली स्थिति में होते। तो आज जीवित होते, नहीं होते, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। परंतु डेफ़िनेटली उनका जो हार्ट अटैक की इंटेंसिटी है, वो कम हो गई और उसके बाद से भी उन्होंने अपना वो शेड्यूल बना रखा है। वो अभी बढ़िया 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। कोई उनको कार्डियक पेन नहीं आता, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। बढ़िया वो अच्छी स्पीड से 5 किलोमीटर आज भी चल रहे हैं, कई महीने हो गए उनको इसके बाद डिस्चार्ज हुए। तो ये जो है इसके अलावा भी हम बहुत सारे केस ऐसे देख चुके हैं कि जिनका वेट रिडक्शन हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो गए। उनकी जो दवाइयाँ थी, कई सारी दवाइयाँ बंद हो गईं। तो यही बोलूँगा इसमें कि अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जैसे इंसुलिन ले रहे हैं, आप मेटफॉर्मिन के साथ जीवन यानी 3-3 4-4 दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, उस समय आपका सही समय नहीं है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने का। पहले आप अपनी बेसलाइन पे आ जाइए। धीरे-धीरे करके आप ड्यूरेशन कम करिए। इकट्ठा आप जो 12-14 घंटे की फास्टिंग है, वो ना करें। पहले कोशिश करें कि 8 घंटे मेंटेन करें। फिर एक दवाई कम होगी आपकी, थोड़ा वेट कम होगा। 10 घंटे करें, 12 घंटे करें, फिर 14 घंटे पे आएँ। तो ये एक लगभग 6 महीने, 8 महीने, साल भर की प्रोसेस होगी। ये मतलब झटपट वाला कार्यक्रम नहीं है बिल्कुल भी। जी, मतलब ओवरनाइट सक्सेस के लिए ना जाएँ ताकि जी, इसमें आपकी जान का जोखिम ना बने और साथ जान का में जोखिम। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपकी तमाम जानकारियों के जी, लिए। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नई रिसर्च आती है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फाइन प्रिंट्स को ज़रूर पढ़ें। ये ज़रूर देखें जी, कि वो किस स्रोत से आई है और अगर पर्टिकुलरली किसी फार्मा कंपनी से है और बहुत बड़ी कोई संस्था नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो उसको जी, दोबारा कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ क्रॉस चेक करें। साथ ही जो आपने अमिताभ बच्चन जी की उदाहरण देकर के समझाया कि जिसमें कि आपने बताया कि शरीर आपका है तो आपको सोच समझ कर सारी चीज़ों को करना है, ये नहीं कि आपने कहीं कुछ पढ़ लिया। अक्सर यही होता है कि जी, जो इंटरनेट का ज्ञान होता है या व्हाट्सएप वाला ज्ञान होता है, वो कहीं न कहीं हमें दुःख भी दे सकता है और तकलीफ में भी डाल सकता है। और जी, जैसा कि आपने बताया कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं और आपने ये भी बताया कि जो भी व्यक्ति है, उसको जब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, तो उसको स्लोली अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को बढ़ाना है और बाकी अपने जी, जो फैक्टर्स हैं, उनको भी देखते हुए चलना है कि शरीर में अगर कोई डेफिशिएंसी है, तो पहले आपने जैसे बताया कि न्यूट्रिएंट्स अगर कम है या और ओवरऑल कोई आपकी फिटनेस को लेकर के इश्यू हैं, तो पहले उनको रिज़ॉल्व करें और उसके बाद आप ग्रेजुअल मैनर में आगे बढ़ें और आपने बताया कि जी, लगभग 1 साल के बाद आप 12 से 14 घंटे तक पहुँचे, ना जी। कि यहाँ पर जी, एक लाइन और बोलना चाहूँगा, मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि इट्स नॉट वेट लॉस, इट इज़ हेल्थ गेन। तो आप हेल्थ गेन करने के लिए ये कर रहे हैं, आप किसी प्रकार के लॉस के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत खूब, जी, बहुत खूब। ये वेट लॉस नहीं है, ये हेल्थ गेन है आपके लिए, सही है। जी, उसको मतलब आपने बिल्कुल पॉज़िटिव वे में बताया कि ये केवल आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, बल्कि आप स्वास्थ्य की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने आज जानकारी दी है, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी और ऐसे किसी भी आँख आँख बंद करके लिए जाने वाले निर्णय से बचाएगी, जिसमें कि उनको स्वास्थ्य लाभ ना हो करके स्वास्थ्य का नुकसान हो। तो डॉक्टर साहब आज जी, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही जी, आपसे बहुत मिलते सही। हैं किसी और विषय पर और विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।